क्या है? तो प्रशासन की मौलिक इकाई, प्रशासन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट। इसका सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी भारत में होता है जिले का कलेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिलाधीश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी को सुपरिटेंडेंट या ऑफ पुलिस कहते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक, हिंदी में इसे कहते हैं पुलिस अधीक्षक। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से कलेक्टर और पुलिस के दृष्टिकोण से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जिला जो कि मौलिक इकाई है, इसे अंग्रेजों ने जब लागू किया तो ये कहाँ का स्वरूप आपको दिखता है? तो ये इस तरीके का कुछ तंत्र जो है ये फ्रांस में एग्जैक्टली दिखता है जो भारत में जिले का स्वरूप है। इसलिए भारत में जिला किस देश के कंसेप्ट से लिया गया है, ये सीजीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप उत्तर यहाँ पे देंगे कि ये फ्रांस से इनहेरिट किया गया है। कहाँ से इनहेरिट किया गया है? फ्रांस से। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ से लिया गया है। जैसे अभी जीएसटी भी भारत में कहाँ का मॉडल अपनाया गया है? फ्रांस का मॉडल अपनाया गया है। अब भारत में जिला का कंसेप्ट अगर हम छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण में जो पावर का सेंटर है, राजनीतिक सत्ता का केंद्र है, उसको आप इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन एक ब्रीफ में यहाँ पे बता दूं कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन में जो सत्ता का क्रम हुआ, पहले क्षेत्रीय राजवंश हुए, रीजनल पावर्स हुए। रीजनल पावर्स के बाद में यहाँ पर कलचुरी आए, कलचुरी के बाद मराठा आए, मराठा के बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेज़ों के साथ स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, और फाइनली भारत जो है वो आज़ाद हुआ। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता का क्रम क्या है? छत्तीसगढ़ में अगर मैं सत्ता का क्रम देखूं, द सीक्वेंस ऑफ पावर ट्रांसफ़र, तो सबसे मैं पहले रखूँगा क्षेत्रीय राजवंश। ये क्या होता है वो इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, या जिन्होंने पढ़ा है तो वो समझ जाएंगे। नंबर 1, यहाँ से पावर ट्रांसफ़र हुआ कलचुरियों को, जिनकी सत्ता लगभग छत्तीसगढ़ में 800 वर्षों की रही, और इसका उदाहरण बार बार बीच बीच में आता रहता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमने पढ़ा था कि जांजगीर चांपा का एक मंदिर है जहाँ रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर मिश्र ने कोसलानंदम नाम का एक ग्रंथ लिखा था। खरौंद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर जांजगीर चांपा में हमने पढ़ा है। तो वो जो रत्नदेव तृतीय थे वो कलचुरी शासक थे। और जब हमने सिरपुर में पढ़ा है पांडुवंशीय राजा, पांडुवंशीय महाशिवगुप्त के बारे में जो पढ़ा, महाशिवगुप्त ये रीजनल पावर थे, ये क्षेत्रीय शक्ति थे, ये कलचुरी जो थे ये बड़ी शक्ति थे। इसके बाद कलचुरियों को परास्त करके छत्तीसगढ़ में मराठा शासन रहा। मराठाओं को परास्त करके अंग्रेज आए, और अंग्रेज़ों से लड़ करके 1858 या 1855 से लेकर के 1947 तक भारत का फ्रीडम स्ट्रगल चला, और 15 अगस्त 1947 को भारत और उसका एक राज्य सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसका हिस्सा था छत्तीसगढ़, ये आज़ाद हुआ और हम भारतीयों को मिला। तो ये जो क्रम है, दिस सीक्वेंस इज ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ये है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। और बहुत सीधी सी बात है, प्रशासन वो चलाता है जिसके हाथ में सत्ता होती है। तो प्रशासन समय समय पर बदलता चला गया। जैसे कलचुरियों के समय जो प्रशासन था वो प्रशासन गढ़ व्यवस्था में बटा हुआ था, गढ़ व्यवस्था में बटा हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ हुए, शिवनाथ नदी के नॉर्थ में हुए 18, साउथ में हुए 18। जब मराठा आए तो मराठाओं की अपनी अलग व्यवस्था आई, जिसमें सूबा व्यवस्था आई, परगना व्यवस्था आई, और आगे चल करके जिल्हेदारों की व्यवस्था आई, जिल्हेदार। तो जिल्हा शब्द वैसे मराठाओं के कंटेक्स्ट में आ चुका था, बट वो अंग्रेजी प्रभाव में आया था। जब अंग्रेज़ों ने शासन पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से जब इस सत्ता को ले लिया छत्तीसगढ़ में, तब 1861 में 1861 में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में 2 जिलों का निर्माण हुआ,
और मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट का जो कंसेप्ट हम लेते हैं, आधुनिक जिलों का जो हम कंसेप्ट लेते हैं, जिन जिलों का बढ़ता हुआ 28 जिला आज हमको दिखाई देता है, इसका जो बीज है या इसका जो पहला सीढ़ी है वो 1861 में 1861 में उस समय इसकी नींव पड़ी, जिस समय 2 जिले बनाए गए छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, एक बना रायपुर और एक बना बिलासपुर। तो 1861 में 2 जिलों का निर्माण हुआ। 1861 में एक बना रायपुर और एक बना बिलासपुर, और इसी रायपुर बिलासपुर जितने एरिया में था उससे बढ़ते बढ़ते ये राज्य बना, और इस राज्य में आज के जो 28 ज़िले आपको दिखाई देते हैं, ये कहीं ना कहीं रायपुर और बिलासपुर ज़िलों को तोड़ते हुए धीरे धीरे बनाया गया। कब, कैसे, कहाँ से कौन सा ज़िला टूटा, आज हम इस क्रम को देखते चले जाएंगे। 1861 से लेकर के आज तक का सारा ट्रैक रिकॉर्ड कि ज़िला कैसे बना, और उसके बाद सारे के सारे 28 ज़िलों में जा कर के हम उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे। ये काम आपको अपने घर पे भी कर लेना है कि आप हर एक ज़िले का निर्माण जो है उसको बिल्कुल स्पष्ट कर लें, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लें। तो अब हम चलते हैं आगे कि इन जिलों का निर्माण किस क्रम में हुआ। तो जिला निर्माण का क्रम, ये अगली हेडिंग है, जिला निर्माण का क्रम। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष डायरेक्ट अंग्रेजों का जो शासन है, अंग्रेजों का 2 प्रकार का शासन हुआ। एक ब्रिटिश संरक्षण का पीरियड कहलाता है, और 1855 में फाइनली जब लॉर्ड डलहौजी ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को पूरी तरीके से हड़प लिया, तब का जो पीरियड है वहाँ से एक्चुअल रूल माना जाता है छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का। ये साल था 1855, 1855, जिस वर्ष छत्तीसगढ़ में नवीन पुलिस व्यवस्था का भी जन्म हुआ। नवीन पुलिस व्यवस्था हम जब कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि जो अंग्रेजों की पुरानी व्यवस्था थी उसमें सुप्रिटेंडेंट रैंक का अधिकारी होता था, और ये जो नई व्यवस्था है इसमें डिप्टी कमिश्नर रैंक का अधिकारी आ गया। डिप्टी कमिश्नर रैंक का अधिकारी नियुक्त किया गया, और छत्तीसगढ़ का पहला जो डेप्यूटी कमिश्नर हुआ उसका नाम था इलियट। इलियट का नाम आपने कहाँ सुना है? सोना खान का विद्रोह जो है वो मैंने आपको जो पढ़ाया था, तो इलियट का नाम वहाँ पे आया है। ठीक है, तो डिप्टी कमिश्नर कौन था छत्तीसगढ़ का पहला? इलियट था। 1855 की बात है। अब 1855 से 1861 तक व्यवस्था चलती रही। 1861 में अंग्रेजों ने जिला शब्द को प्रॉपरली प्रपोज किया। तो इट वाज द ईयर ऑफ 1861 जब छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले या 2 प्रारंभिक जिले बनाए गए। कौन कौन सा? एक बना बिलासपुर और दूसरा बना रायपुर। तो ये हमारे प्रारंभिक जिले हैं, और इसका वर्ष क्या है? इसका वर्ष है आपका 1861। ध्यान रखते चलेंगे यहाँ से। 1861 में जिला तो बन गया, पर 1862 में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। प्रशासनिक फेरबदल ये हुआ कि छत्तीसगढ़ को सीपी एंड बरार का सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जो कि एक राज्य था, उसका संभाग का दर्जा दिया गया 1862 में। तो जैसे आज दुर्ग छत्तीसगढ़ का एक संभाग है, छत्तीसगढ़ 1862 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का एक संभाग बना। मतलब चीज़ें कितनी विस्तृत थी और छत्तीसगढ़ की हैसियत राजनीतिक दृष्टिकोण से कितनी छोटी थी 1862 में, इस बात को हम समझ सकते हैं। या तुलनात्मक तौर पे कि 1862 से लेकर के आज तक एक संभाग जो है उसने जिले का स्वरूप ले लिया है, इस विकास को या इस परिवर्तन को भी हम समझ सकते हैं। तो 1862 में जहां छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा, छत्तीसगढ़ को संभाग, द स्टेटस ऑफ संभाग मिला 1862 में। और इसी के साथ में एक नया जिला डिक्लेयर किया। एक तो बिलासपुर था, दूसरा था आपका रायपुर,
दूसरा था रायपुर और तीसरा आज का उड़ीसा का संबलपुर, जहां महानदी में जो है ईब नदी मिलती है जिस ज़िले में, और उस ज़िले में आप अगर देखते हैं तो भारत का सबसे लंबा डैम आपको दिखता है, ठीक, वो कौन सा डैम है आपका? हीराकुंड डैम। तो संबलपुर जो है, संबलपुर का जो क्षेत्र है, ये संबलपुर का क्षेत्र छत्तीसगढ़ का तीसरा जिला बना। छत्तीसगढ़ एक संभाग बना और इस संभाग में तीसरा जिला कौन सा बना? संबलपुर। राज्य का नाम क्या था आपका? राज्य का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी कैपिटल थी नागपुर। चलिए अगला डेवलपमेंट हम देखते हैं कि 1905 में 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो इस बंगाल विभाजन का प्रभाव छत्तीसगढ़ पे पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि उड़ीसा का जो छत्तीसगढ़ का जो संबलपुर है उसे तोड़ करके उड़ीसा में जोड़ दिया गया, और सरगुजा का जो क्षेत्र है, आज का सरगुजा का क्षेत्र, उस समय जिला नहीं था वो, सरगुजा के क्षेत्र को बंगाल से काट करके छत्तीसगढ़ में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। 1905 में जब उड़ीसा में संबलपुर को डाल दिया गया और छत्तीसगढ़ में सरगुजा को जोड़ दिया गया, तब वर्तमान नक्शा आया, जो नक्शा हमको आज दिखता है छत्तीसगढ़ का। उसके पहले छत्तीसगढ़ का नक्शा कुछ और हुआ करता था। तो इस विभाजन में क्या हुआ? प्रशासनिक परिवर्तन में माइनस कर दिया गया